नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर काल के दूसरे भाग में गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश और चंदेल वंश के साथ साथ कलचुरी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं गुप्तोत्तर काल का भाग 2, गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, ये गुर्जर जाति जो है उसका सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के चालुक्य जो था, ठीक है, उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और ऐहोल अभिलेख जो है वो रवि कीर्ति ने लिखा था, जो इसका जो है दरबारी कवि था, पुलकेशिन द्वितीय का। प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां एवं उनकी वंशावली जानने का प्रमुख स्रोत मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, ठीक है, जिसमें उन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। अब इसका संस्थापक जो था नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी तक जो है रहा था। किसी किसी बुक में जो गुर्जर प्रतिहार है उस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र भी बोला जाता है। तो उसने जो है नागभट्ट प्रथम ने सिंध की ओर से होने वाले आक्रमण से पश्चिमी भारत की रक्षा करी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने अरबों से भड़ौच का समीपवर्ती क्षेत्र छीनकर चौहान शासक भृतवड द्वितीय को वहां का शासक नियुक्त किया था, ठीक है। तो जो भृतवद द्वितीय था उसका शासक जो है उसने वहां का उसको नियुक्त किया था। तो ये जो है चौहान शासक जो था भृतवड द्वितीय। अब आते हैं इसकी वास्तविक संस्थापक जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का वत्सराज था, जो 775 से 800 ईस्वी तक रहा था। यह प्रतिहार वंश का चौथा शासक था। तो ये याद रखिएगा, ये दूसरा शासक नहीं बल्कि चौथा शासक था। तो वत्सराज ने त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया था। और त्रिकोणी संघर्ष किस किस के बीच हुआ था? पिछली क्लास में हमने बताया था कि पाल वंश जो हमारा बंगाल में था, दूसरा था यही गुर्जर प्रतिहार वंश, और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश जो है साउथ में कर्नाटक और कुछ भाग जो है महाराष्ट्र का, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश, और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको जो है भूलिएगा नहीं। दंती दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कवि जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय से ज्ञात होता है कि चौहान शासक, ये चाहमान या चौहान एक ही चीज है, दुर्लभ राज वत्सराज का सामंत था, ठीक है, जिसने उसकी ओर से पालों के विरुद्ध संघर्ष किया था। किसके विरुद्ध? पालों के विरुद्ध। और पाल कहाँ थे? बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब आते हैं नागभट्ट द्वितीय। 800 से 833 के बीच में ये शासक रहा। जैन लेखक चंद्र प्रभसूरी के ग्रंथ प्रभावक प्रशस्ति से उसके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। किसके बारे में? नागभट्ट द्वितीय के बारे में। ग्वालियर अभिलेख जो था उसमें नागभट्ट द्वितीय को आनर्थ, किरात, तुरुस्क, वत्स, मत्स्य आदि का विजेता कहा गया है। अब आते हैं मिहिर भोज प्रथम 836 से 845 ईस्वी में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। कल्हण की राजतरंगिणी में उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। थोड़ा सा हम लोग कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में आते हैं। अभी जो कल्हण था ये कश्मीर जो है का के शासक थे, ठीक है। वहाँ उनका जो है राजकवि था, और इसने राजतरंगिणी लिखी अलग अलग भागों में, और उसमें जो है वर्णन किया कश्मीर के राजवंश का। तो लोहार वंश है ना, उत्पल वंश है, ठीक है। तो इसके बारे में वर्णन किया। तो हम कश्मीर के बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। कश्मीर के शासक जो भी हुए और जो भी कश्मीर में जो जो वंश हुए उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं, उसने कलचुरी, अब ये केदी और गुहलोत वंशों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे। किसने? मिहिर भोज प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज प्रथम ने। नेक्स्ट आते हैं,
836 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर उसने अपनी राजधानी बनाया था। वैष्णव धर्म का अनुयायी था और भोज ने आदि वराह एवं प्रभास उपाधियां धारण की। ठीक है, मेहर भोज ने, तो ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। मैंने बताया था कि गुप्त काल में ही वैष्णव धर्म जो है बहुत आगे निकल चुका था। बहुत ज़्यादा जो है वैष्णव धर्म और शैव धर्म जो है माने जा रहे थे गुप्त काल में, और गुप्तोत्तर काल में उसी को आगे बढ़ाया गया था। अब आते हैं महेंद्रपाल प्रथम, 885 से 910 ईस्वी के बीच में रहा था ये। अब मिहिर भोज के उत्तराधिकारी कौन था? महेंद्रपाल प्रथम। इसके काल में उसकी राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कन्नौज जो थी हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बन गई थी। ठीक है, विद्या एवं साहित्य के संरक्षक महेंद्रपाल के दरबार में सुप्रतिष्ठित विद्वान राजशेखर रहते थे, जो उसके राजगुरु थे। कन्नौज के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले गुप्तोत्तर काल के वीडियो लेक्चर में, जिसमें हमने त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में अध्ययन किया था, जाना था। उसमें हमने बताया था आप लोगों को कि जो गुर्जर प्रतिहार थे और पाल थे और राष्ट्रकूटों के बीच में ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, इसमें कन्नौज को जो है सभी राजधानी बनाना चाहते थे। ठीक है ना, अपनी, यानी कन्नौज राज्य जो था बहुत ही प्रसिद्ध राज्य था। ठीक है, तो उसी के क्रम में ये कहा गया है कि हिंदू सभ्यता और संस्कृति का केंद्र था कौन? कन्नौज। ठीक है, तो कन्नौज ये बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राजशेखर और उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी महिपाल प्रथम के दरबार में भी रहा था। तो राजशेखर जो है किस किस के दरबार में रहा था? ये रहा था महिपाल प्रथम के दरबार में, और इसके पहले जो है रहा था ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। ठीक है, अब राजशेखर की रचनाएं कौन कौन सी थी? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका, भुवन कोश, बाल रामायण, हरविलास और प्रबंध कोश। इससे चंदेल वंश के इतिहास का ज्ञान होता है। किससे? प्रबंध कोश से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं महिपाल के बारे में। तो महिपाल जो था वो 912 से 944 ईस्वी तक शासन करता है, गुर्जर प्रतिहार का शासक होता है। इसके शासनकाल में अरब यात्री अलम सूदी 915 से 916 ईस्वी के बीच में भारत आया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अलम सूदी। राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय ने उसके शासनकाल में कन्नौज को ध्वस्त किया था 914 ईस्वी में। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत वापस लौटने पर महिपाल ने पुनः अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी, और राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। ठीक है, तो राजशेखर ने महिपाल को आर्यावर्त का महाराजाधिराज कहा है। अब महाराजाधिराज जो है ये उपाधि एक तरह से महिपाल को भी मिली हुई थी। तो महिपाल, अच्छा, इससे पहले गुप्त शासक को मिली थी। ठीक है ना, महाराजाधिराज उपाधि। ठीक है, समुद्रगुप्त ने धारण करी थी। ठीक है ना, तो इससे पहले चंद्रगुप्त ने भी धारण करी थी। माफ कीजिएगा, समुद्रगुप्त ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण करी थी। ठीक है, तो महिपाल के काल में ही प्रतिहार साम्राज्य जो है उसका विघटन हो गया। तो महिपाल के शासन काल में ये प्रतिहार जो है साम्राज्य जो है ये विघटन हो जाता। नेक्स्ट आते हैं चंदेल, परमार और चेदी प्रतिहार साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए। ठीक है ना, महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में जानते हैं कि 1018 के समय में कन्नौज का प्रतिहार शासक कौन था? राज्यपाल। उसने भाग निकला था वो, और फलस्वरूप आक्रमणकारी सेना ने कन्नौज को खूब लूटा था। चंदेल राजा विद्याधर ने राज्यपाल का वध कर दिया था। अंततः 1090 ईस्वी तक प्रतिहार शासक कन्नौज से विलुप्त हो गया एवं उसके स्थान पर गहड़वाल या राठौर वंश स्थापित हो गया। ठीक है, जयचंद गहड़वाल के बारे में जानकारी मिलती है ना हम लोग को। ठीक है, जैसा पृथ्वीराज चौहान ने जो संयोगिता से विवाह किया था, तो जयचंद की लड़की थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में भी अभी हम आएंगे। जयचंद का बेसिकली जो है ये ये कन्नौज में इसकी राजधानी थी, और ये गहड़वाल वंश था, और जो पृथ्वीराज चौहान था वो राजपूत शासक था। ठीक है, अजमेर का। तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में।
तो मालवा का परमार वंश, अब मालवा क्षेत्र मैंने बताया था पिछली बार आपको, कुछ क्षेत्र राजस्थान का, कुछ क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश का। तो ये निचला क्षेत्र जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसके ऊपर का जो क्षेत्र है, एक तरह से बोल सकते हैं, जब हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है उसके जो ऊपर का क्षेत्र है उसको जो है हम लोग मालवा का क्षेत्र बोलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो परमार मूलतः कहाँ थे? प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के जागीरदार थे। ठीक है, और उसका संस्थापक कौन था परमार वंश का? ये उपेंद्र था। ठीक है, तो प्रारंभ में परमार शासन का केंद्र कहाँ था? उज्जैन, तो अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश। तो तत्पश्चात राजधानी धार थी। ठीक है, पहले उज्जैन राजधानी थी, बाद में धार में स्थानांतरित कर दी थी। अब इसका शासक जो था मेन वो श्रीहर्ष भी था, 945 से 972 ईस्वी तक रहा था, और ये इसका वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसका मालवा के परमार वंश का। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर खोटिक से हुए युद्ध में श्रीहर्ष ने राष्ट्रकूट राजा को उसकी राजधानी मान्यखेत तक खदेड़ा था और वहां से अत्यधिक संपत्ति लूट लाया था। श्रीहर्ष जो है ने चालुक्य नरेश, योगराज तथा हूण मंडल के एक सरदार को पराजित किया था। हूणों का आक्रमण, स्कंदगुप्त याद रखिए, याद करिए, जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को स्कंदगुप्त के बारे में तो कहा था हूणों का आक्रमण जो है, हूणों का मतलब वो आक्रमणों से रोका था, गुप्त शासक को शासन को बचाया था उसने, साम्राज्य को अपने। तो वो हूण जो थे बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो उस समय जो है श्रीहर्ष ने चालुक्य नरेश, योगराज तथा हूण मंडल के एक सरदार को पराजित भी किया था। परंतु चंदेल शासक कौन था? यशोवर्मन ने सीयक को पराजित किया। आप देखिए एक चीज याद रखिए, सीयक जो है इसका ही नाम है श्रीहर्ष का। ठीक है, तो सीयक को ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो श्रीहर्ष है इसी को सीयक कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं वाकपति मुंज, 972 से 998 ईस्वी में। श्रीहर्ष का दत्तक पुत्र जो उसका उत्तराधिकारी बना, कौन? वाकपति मुंज। कौन था? इसका दत्तक पुत्र था। उसने श्रीवल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो वाकपति मुंज ही अमोघ वर्ष था। ठीक है, परमार वंश का पहला प्रमुख शासक मुंज, यही वाकपति मुंज, अपने समय का महानतम सेनापति था। मुंज ने चालुक्य नरेश, तैलभ द्वितीय, ठीक है ना, की सेनाओं को 6 बार पीछे हटाया था। तो मैंने बताया था आपको कल्याणी के चालुक्य थे, वेंगी के चालुक्य थे, तो उसमें तैलभ का नाम आता है। ठीक है ना, तैलभ द्वितीय का। तो मुंज द्वारा नर्मदा पार करके चालुक्य राजा पर आक्रमण किए जाने पर तैलभ द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया और बंदी बनाकर कारागार में ही मुंज का वध करा दिया। कौन? वाकपति मुंज का। नवसंहांक चरित्र का रचयिता पद्मगुप्त या परिमल गुप्त वाकपति मुंज तथा सिंधुराज का राजकवि था। ठीक है, स्वयं कवि मुंज के अन्य दरबारी विद्वान थे। अब ये एक कवि भी था वाकपति मुंज, इसको याद रखिएगा। इसके दरबारी कौन थे? धनंजय, जिसकी रचना 10 रूपक है। धनिक रचना है यशोरूपावलोक, हलायुध तीसरा, और चौथा अमित गति। ठीक है, इतना नहीं पूछा जाता है लेकिन धनंजय का 10 रूपक पूछ ली जाती है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। अब मुंज ने अनेकों मंदिर बनवाए थे और तालाब खुदवाए थे। ठीक है, तो मंदिर भी बनवाए थे। अब आते हैं सिंधुराज को के बारे में जानते हैं। ये 998 से 1010 ईस्वी तक रहा था। उपाधि इसकी कुमार नारायण या सहसांक थी। ठीक है, दक्षिणी चालुक्य राजा सत्याश्रय को हराकर मुंज के समय में तैलभ द्वितीय द्वारा जीते गए प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया था इसने। बस्तर से नलवंशी राजा, अब बस्तर कहाँ है? ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में। तो नलवंशी राजा द्वारा वज्र, बैरगढ़ मध्य प्रदेश, उस समय मध्य प्रदेश बोला जाता था, ठीक है ना, के अनार्य शासक के विरुद्ध सहायता मांगे जाने पर सिंधुराज ने अनार्य राजा की हत्या कर दी थी। इस पर नाग शासक ने अपनी पुत्री शशि प्रभा का विवाह सिंधुराज से कर दिया था। ठीक है, बेसिकली मध्य प्रदेश पीसीएस के बारे में जो है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उस एग्जाम में यही इस क्वेश्चन आते हैं। उत्तर प्रदेश में बेसिकली उत्तर प्रदेश के का क्षेत्र भी चूंकि सम्मिलित था, ठीक है ना, तो कन्नौज बेसिकली उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित है, तो फिर इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोग के लिए भी।
ठीक है ना। उत्तरी गुजरात के चालुक्य जो हैं, राजा मूलराज प्रथम के पुत्र चामुंडराज सिंधुराज को पराजित किया था। ठीक है। अब आते हैं भोज परमार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1010 से 1060 ईस्वी तक रहा था, परमार वंश का प्रमुखतम शासक था। ठीक है ना। उसमें सैन्य और साहित्यिक प्रतिभा का विलक्षण समन्वय था। समन्वय मतलब मेल था। भोज ने लाट के राजा कीर्तिराज, कोंकण के राजा शिलाहार राजा, कोंकण गोवा, ठीक है, उड़ीसा के राजा इंद्ररथ और चेदी वंश के गांगे देव और चौहान राजा वीर्याराम को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी है। उसके अनुसार भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अन्हिलवाड़, अब ये याद रखिएगा, छोटी सी बात है, चालुक्य, ये चालुक्य जो है गुजरात में थे, एक चालुक्य जो थे वो साउथ में थे और एक चालुक्य जो थे वो गुजरात में थे। बेसिकली चौलुक्य बोला जाता है, चौलुक्य। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो चौलुक्य जो है ये गुजरात में थे। ठीक है। तो अन्निलवाड़ को लूटा था। कल्याणी के चालुक्य जयसिंह द्वितीय तथा विद्याधर चंदेल, अब चंदेल कहाँ थे, ये मध्य प्रदेश में थे। ठीक है ना, खजुराहो वाला क्षेत्र है, खजुराहो इनकी राजधानी थी बेसिकली, महोबा। ठीक है। तो विद्याधर चंदेल ने भोज को पराजित किया था। हैं। फिर ये गलत लिख गया है। ठीक है ना, यहाँ जयसिंह द्वितीय जो है ने भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण करके लूटा और जला दिया था उसको। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विल्हण कृत विक्रमांक देव चरित्र। अब विल्हण ने विक्रमांक देव चरित्र जो है लिखी, उसमें धारा के पर चौलुक्य नरेश सोमेश्वर के आक्रमण का उल्लेख किया है। ठीक है। भोज के अंतिम दिनों में चालुक्य और चेदियों ने उसके विरुद्ध जो है संघ बनाया और जिसका नेता जो है लक्ष्मीकांत था। ठीक है। भोज की राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी। ठीक है ना, उसको लूटा था किसने, जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है। अब भोज ने 1008 में महमूद गजनवी के विरुद्ध आनंदपाल की सहायतार्थ एक सेना भेजी थी। 1019 ईस्वी के लगभग महमूद गजनवी के कारण दबाव में रहे आनंदपाल, अब ये जरा आनंदपाल के बारे में बताएंगे अभी, ठीक है ना, के पुत्र त्रिलोचन पाल को भोज ने आश्रय प्रदान किया था। अब आनंदपाल बेसिकली अनंगपाल के नाम से भी आता है, अनंगपाल। ठीक है। तो अनंगपाल बेसिकली ये पाल वंश का नहीं थे। ठीक है। ये जो थे दिल्ली में अनंगपाल ने ही दिल्ली की नींव डाली थी। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। तो उसका त्रिलोचन पाल पुत्र था, उसको भोज ने आश्रय प्रदान किया था। अब भोज जो थे वो कविराज कहलाते थे, उपाधि धारण की थी। उसने राजधानी धारा में सरस्वती मंदिर बनवाया और मंदिर के अहाते में एक संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया था। मंदिर के पास एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया कराया था। ठीक है। तैमूर वंश के थे अनंतपाल। ठीक है, बेसिकली याद आया है हमको। तो अनंगपाल जो थे तैमूर वंश जो था दिल्ली में। नेक्स्ट आते हैं भोज के बारे में, यह अनुश्रुति है, ये कहावत है, ठीक है ना, कि वह हर कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। भोज के दरबारी कवियों और विद्वानों में कौन कौन थे, भास्कर भट्ट थे, ठीक है, दामोदर मिश्र थे और धनपाल और उक्त। ठीक है। भोज ने भोपाल के दक्षिण पूर्व में भोजसर झील बनवाई थी और भोपाल के समीप में भोजपुर नगर की स्थापना की थी, बसाया था उसको। कई शिव मंदिर भी बनवाए थे और चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेवाड़ के नागौद क्षेत्र में भूमि दान दिया था। भोज की मृत्यु पर विद्वानों के बीच यह लोकोक्ति प्रचलित हो गई थी कि भोज की मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए थे। मतलब निराश्रित का मतलब है आश्रित का अपोजिट निराश्रित होता है, मतलब कोई आश्रय प्रदान करना किसी को जो है आश्रय देना। तो भोज की मृत्यु के बाद जो है परमार वंश का पतन हो गया था। ठीक है।
सहारा देना। बेसिकली निराश्रित का मतलब होता है सहारे से हटना, एक किसी के ऊपर आश्रित रहना, किसी के सहारे पर रहना, तो आश्रय का मतलब ये थे। ठीक है। अब अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी, है ना, उसमें भोज परमार का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल बेसिकली जो है ये अकबर के समय में जो है दरबारी कवि था अकबर का, और इसने आईने अकबरी लिखी थी, तो उसमें जो है भोज परमार का जिक्र किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बिहार के पश्चिमी भाग पर परमार आधिपत्य के कारण ही आरा एवं उसकी समीपवर्ती प्रदेश भोजपुर कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जेजाग भुक्ति अथवा बुंदेलखंड के चंदेल वंश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश जो है बेसिकली उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए और मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंदेल वंश जो है ये आपका बुंदेलखंड में था, और बुंदेलखंड रीजन जो है महोबा के आगे भी लगता है, जहाँ पे जो है मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, और इस तरफ जो है ये जो है उत्तर प्रदेश में भी लगता है। अब इसका संस्थापक कौन था चंदेल वंश का, सॉरी बुंदेलखंड के चंदेल वंश का? नन्नुक। तो चंदेल स्वयं को चंद्रदेव या चंद्रावे या ऋषि का वंशज मानते हैं। ठीक है। प्रारंभिक राजधानी किसकी? खजुराहो थी। खरजुर वाहक बोला जाता था। छतरपुर जिला मध्य प्रदेश। परवर्ती राजधानी बाद में महोबा उत्तर प्रदेश बना ली थी। तो ये दोनों मैंने अभी बताए थे आपको। नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाया। ठीक है ना। अपने लेखों में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग चंदेल शासकों ने कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। ठीक है ना, कि देवनागरी लिपि का सबसे पहला प्रयोग जो है चंदेलों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चंदेल वंश के बारे में कि प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन था? हर्षदेव। 900 से 925 ईस्वी तक था। हर्षदेव के समय में चंदेल शक्ति का तीव्र विकास हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ में डिस्कस किए जा रहे हैं हिस्ट्री के, तो इसको जो है अच्छे से जो आप रिवाइज करिए, अच्छे से उसको जो है समझिए। तो इसमें हर्षदेव के समय में चंदेल शक्ति का तीव्र विकास हुआ। उसने कलचुरी, ठीक है, कलचुरी जो है बेसिकली ये भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बचा। कुछ कलचुरी जो है बाद में ये गोरखपुर कस्या के आसपास बस गए थे, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो कलचुरी तथा चौहान वंश। चौहान वंश कौन सा था? ये जो जयपुर अजमेर के चौहान थे। ठीक है। तो राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अपने वंश की कन्या नट्टा देवी का कलचुरी नरेश कोक्कल से स्वयं अपना विवाह चौहान वंश की कन्या कंचुका से किया था। ठीक है। इसने हर्षदेव ने। ठीक है ना। कलचुरी और चौहान वंश के साथ उनके अच्छे संबंध थे, और नट्टा देवी से अपना कलचुरी नरेश कोक्कल से, और उसकी जो है अपना विवाह चौहान वंश की कन्या कंचुका से किया। हर्ष चंदेल जो कैसे थे? वैष्णवी धर्मानुयायी था। ठीक है ना। हर्षदेव के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं यशोवर्मन। ये भी चंदेल शासक था। ठीक है। 930 से 950 ईस्वी तक। तो हर्षदेव के उत्तराधिकारी कौन था? यशोवर्मन। इसके अधीन में चंदेल एक स्वाधीन शक्ति बन गए थे। यद्यपि यशोवर्मन नाम मात्र का प्रतिहार आधिपत्य मानता रहा। ठीक है। प्रतिहार का आधिपत्य मानता रहा। ठीक है। यशोवर्मन ने मालवा, केदी, महाकौशल पर आक्रमण करके साम्राज्य विस्तार किया। देखिए मालवा क्षेत्र आप समझी गए, मैं बार बार बता रहा हूँ उसको। ठीक है, कि जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर वाला क्षेत्र है, या फिर कुछ भाग जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश का ज़्यादातर पार्ट। ठीक है। केदी की राजधानी शोक्तमिति थी, आप याद करिए 16 महाजनपद में। ठीक है। लेकिन उसके बाद में ये चेदी जो है, ये कलचुरी वंश को ही चेदी वंश कहा गया। ठीक है। और महाकौशल, तो कौशल राजधानी ये अयोध्या के आसपास की थी। तो देखिए यहाँ तक जो है ये फैल रहे थे। तो यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन ने राष्ट्रकूटों से कालिंजर दुर्ग जीत लिया। अब कालिंजर दुर्ग कहाँ है बताइए जरा? कालिंजर है बांदा में। अब बांदा तक ये देखिए आ गए। ठीक है। यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें उसने प्रतिहार शासक देवपाल से प्राप्त बैकुंठ की मूर्ति प्रतिष्ठित कराई थी, और यशोवर्मन ने एक विशाल जलाशय भी बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धंग। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था इसने। ठीक है। अगर ये पॉइंट नहीं भी आता है तो याद रखिएगा।
कंदरिया महादेव मंदिर जो है बनवाया था इसने। उपाधि कहाँ, खजुराहो के पास में। उपाधि इसकी महाराजा धीराज थी, ठीक है, इसकी भी। चंदेलों के प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय धंग को जाता है, ठीक है। धंग ने कालिंजर, महोबा, ठीक है, बेसिकली कालिंजर जो है ये बांदा और बांदा के पास ही है, ठीक है ना, कालिंजर दुर्ग। तो महोबा को राजधानी बनाया था, जिसे बाद में खजुराहो स्थानांतरित कर दिया था। धंग ने संपूर्ण जायदाद भुक्ति यानी चंदेलों पर राज्य विस्तार किया था, ठीक है। पूरा जायदाद भुक्ति जो है चंदेल जो एरिया था बुंदेलखंड का, वो धंग ने अपने अंडर में ले लिया था। तो पहले धंग जो है किसके अंडर में थे, ये चंदेल प्रतिहारों के, गुर्जर प्रतिहारों ने जो है उनका ही जो है साम्राज्य था उस समय। तो धंग के सबसे उल्लेखनीय विजय कौन थी, ग्वालियर विजय। संभवतः इसी के बाद चंदेल प्रतिहार अधीनता से पूर्ण स्वाधीन हो गए थे, ठीक है। तत्कालीन भारतीय राजनीति में सक्रिय भाग लेते हुए धंग ने सुबुतगीन, एक नाम आया है सुबुतगीन का। अब सुबुतगीन कौन था ये आप बताइए, फिर उसके बाद में मैं आगे बताऊंगा। सुबुतगीन के विरुद्ध भटिंडा के शाही शासक जयपाल की सहायता की और जयपाल द्वारा तुर्कों के प्रतिरोध हेतु बनाए गए संघ में सम्मिलित हुआ। तो सुबुतगीन जो है महमूद गजनवी, ठीक है, याद है ना, उसका फादर था। तो ब्राह्मण धर्मानुयायी धंग के लेखों में प्रायः सभी हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। उसने जैन मतानुयायियों के धर्म प्रचार तथा खजुराहो के मंदिर बनाने की अनुमति प्रदान की थी, ठीक है। उसने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, जिन्नाथ और विश्वनाथ वैद्यनाथ आदि मंदिरों का निर्माण कराया था। मैं कंदरिया महादेव मंदिर पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो धंग ने प्रयाग इलाहाबाद के संगम तट पर शिव आराधना करते हुए प्राण त्यागे थे। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कहाँ तक फैल गए थे, अयोध्या, उसके बाद उधर चले गए, देखिए इलाहाबाद में उसने जाके प्राण त्यागे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट शासक था गंड। अब ये जो है 1002 से 1019 ईस्वी तक था, इसका कोई लेख नहीं मिलता है। उसने शाही राजा जयपाल के पुत्र आनंदपाल पंजाब नरेश की महमूद गजनवी के विरुद्ध सहायता करी थी, ठीक है। दिल्ली की स्थापना आनंदपाल नहीं करी थी, याद रखिएगा। ये जो पंजाब राज्य है ये पंजाब नरेश बोला जा रहा है उसको, तो कहीं कहीं पे अनंगपाल भी बोला था। विद्याधर के बारे में जानते हैं, 1019 से 1029 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंदेल वंश की सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये, ठीक है। कौन, विद्याधर चंदेल। इसने भोज, परमार और कलचुरी गांगे की सहायता से तुर्कों को मध्य देश से निकालने का प्रयत्न किया था। मुस्लिम लेखकों ने उसका उल्लेख नंद और विदा नाम से किया है। उसका वर्णन भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में किया है, जिसके पास एक विशाल सेना थी। कन्नौज के अंतिम प्रतिहार राजा राज्यपाल द्वारा महमूद गजनवी के समक्ष बिना युद्ध किए ही समर्पण कर देने से क्षुब्ध विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है ना। कन्नौज का अंतिम प्रतिहार शासक कौन था, राज्यपाल। इसने महमूद गजनवी के समक्ष जो है अपना समर्पण कर दिया, और क्योंकि समर्पण कर दिया तो विद्याधर ने उसका जो मंत्री था विद्याधर, या फिर ये चंदेल वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, उसने जो है उसकी हत्या कर दी थी। और यहाँ पे प्रतिहार नरेश की बात आती है, गुर्जर प्रतिहार की, तो इनका जो है ये सामंत रहे होंगे चंदेल, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, प्रतिहार के सामंत। फिर उसके बाद आते हैं महमूद गजनवी ने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण विद्याधर के समय में ही किया, किंतु अंततः दोनों ही पक्ष हट गए। 1019 से 20 ईस्वी में पहला आक्रमण चंदेलों पर, ठीक है। महमूद गजनवी ने चंदेलों पर द्वितीय आक्रमण जो है या द्वितीय अभियान ग्वालियर पर तथा तीसरा और अंतिम अभियान कालिंजर पर किया, किंतु वह विद्याधर को पराजित नहीं कर सका और अंततः उसने संधि कर ली। विद्याधर एकमात्र भारतीय राजा था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को सफल प्रतिरोध किया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विद्याधर के बाद ही चंदेल राज्य में दुर्बलता आने लगी थी। अब नेक्स्ट आते हैं कीर्ति वर्मा या कीर्ति वर्मन, ठीक है। कलचुरी चेदी, देखिए दोनों आ गए हैं, ठीक है। त्रिपुरी के कलचुरी बोला जाता है बेसिकली, त्रिपुरी के कलचुरी। तो त्रिपुरी जो है बेसिकली ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो शासक जो है कर्ण को हराकर अपने साम्राज्य का पुनर्संगठन किया। कीर्ति वर्मा या कीर्ति वर्मन की राजसभा में प्रबोध चंदोदय नाटक के रचयिता कृष्ण मित्र रहता था, ठीक है, ये याद रखिएगा।
प्रबोध चंद्रोदय में कलचुरी शासक कर्ण को पराजित करने का श्रेय कीर्तिवर्मन के सामंत गोपाल को दिया गया है। ठीक है। अब आते हैं मदन वर्मा पर। 1129 से 1163 ईस्वी तक ये शासक रहा। राजशेखर कर प्रबंध कोश में मदन वर्मा या मदन वर्मन कह लीजिए, एक ही बात है, का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अब जो आते हैं लास्ट जो इम्पोर्टेंट था, परमार्दी देव या परिमल। ठीक है। ये चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था, लास्ट राजा था जो शक्तिशाली था। इसके समय में 1182 में चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान, इन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है, ने चंदेल राजधानी महोबा पर आक्रमण करके चंदेलों को पराजित किया था। चंद्रबरदाई जो उसका दरबारी कवि था, उसने पृथ्वीराज रासो लिखी, परमार रासो लिखी और जयानिक ने आलाखंड लिखी। उसमें पृथ्वीराज तृतीय तथा परमार्दी देव के मध्य संघर्ष का वर्णन किया है। ठीक है। तो इसी युद्ध में चंदेल सेना नायक जो है आला और ऊदल पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे। बेसिकली जो आला ऊदल कहाँ थे, ये चंदेल के सेना नायक थे। ठीक है, परमार्दी देव के। और ये आला और ऊदल बेसिकली जो झांसी के पास में एक ओरछा कस्बा है, तो वहाँ पे ये इनका मंदिर मिलता है ओरछा में। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वीराज के वापस लौटते ही परमार्दी देव ने पुनः महोबा पर अधिकार कर लिया। 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कालिंजर पर आक्रमण किए जाने पर परमार्दी देव उसे कर देने के लिए सहमत हो गया, किंतु ऐबक के साथ समझौते के विरोधी परमार्दी देव के मंत्री कौन अजय देव ने उसे मार डाला। अब 1205 ईस्वी के पूर्व परमार्दी देव के पुत्र ने मुस्लिम सेनाओं को परास्त करके पुनः कालिंजर दुर्ग प्राप्त कर लिया। परमार्दी देव के साथ ही चंदेल स्वाधीनता का अंत हो गया और चंदेल जो है किसके अंडर में आ गए, तुर्क आक्रमण हुआ था ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में आ गए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरी के कलचुरी और चेदी वंश। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कलचुरियों का उल्लेख कत्तुरी या चेदी नाम से भी किया गया है। ठीक है। ऐतिहासिक काल में 6वीं शताब्दी में के मध्य कलचुरी राजाओं का उल्लेख मिलता है। कलचुरी सर्वप्रथम नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती में सत्ता में आए थे। अब इसका संस्थापक कौन था, मैंने डिस्कस किया था इसको, कोक्कल प्रथम 845 से 878 ईस्वी के बीच में। तो कोक्कल प्रथम ने तुरुष्कों को पराजित किया था। तुरुष्को मतलब ये इसमें तुरुष्क बोला गया है, वो जो है तुर्क ही बोला गया है, तुरुष्क या तुर्क, संभवतः सिंध के राजा की तुर्की सैनिक टुकड़ियां थी। ठीक है। कोक्कल प्रथम ने चंदेल राजकुमारी नट्टा देवी से विवाह किया। ठीक है, ये हमने एक बार और डिस्कस किया है। युवराज प्रथम के बारे में आते हैं, नेक्स्ट शासक था, तो ये प्रथम प्रसिद्ध था शासक था इसका, कलचुरी वंश का। ठीक है। अब युवराज प्रथम के समय में विद्वान राजशेखर कन्नौज छोड़कर त्रिपुरी आया और युवराज प्रथम की सभा में रहते हुए, बेसिकली उसकी सभा में या उसके क्षेत्र में रहते हुए या उसके शासन के अधीन रहते हुए ही उसने काव्य मीमांसा, इसने राजशेखर ने काव्य मीमांसा एवं विद्वशाल भंजिका, विद्वशाल भाविका नहीं भंजिका है, नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है। इन ग्रंथों में युवराज प्रथम को मालवा और कलिंग विजय की का उल्लेख करते हुए राजशेखर से उसे चक्रवर्ती राजा कहा है। किसे, युवराज प्रथम को किसने कहा है, राजशेखर ने। ठीक है, काव्य मीमांसा और विद्वशाल भंजिका में। ठीक है, भाविका इसमें लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा गलत है। तो राजशेखर द्वारा विशाल पंजिका में, विद्वशाल भंजिका ही है, युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहे जाने से उसकी मालवा विजय का ज्ञान होता है। शैव मतानुयायी युवराज प्रथम ने शैव संतों के निवास हेतु एक मठ तथा मंदिर बनवाया, ये याद रखिएगा। अब आते हैं गांगे देव विक्रमादित्य, कोक्कल द्वितीय का पुत्र तथा उत्तराधिकारी, जिसने जबलपुर मध्य प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में शासन संभाला। विद्याधर चंदेल की मृत्यु उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, की मृत्यु के पश्चात। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, गांगे देव ने उत्कल, उड़ीसा, अंग
बनारस, काशी तथा प्रयाग को जीतने के साथ ही तत्कालीन पंजाब में गजनी प्रांत के भाग कांगड़ा घाटी, ठीक है, पर भी आक्रमण जिसको कांगड़ा घाटी कहते थे, पर भी आक्रमण किया। गांगे देव ने दक्षिण में कुंतल तक सैन्य अभियान किया। एक नेपाली पांडुलिपि में गांगे देव को तिरभुक्ति या तिरहुत का स्वामी कहा गया है। तिरहुत तिरभुक्ति समझ रहे हैं ना, तुर्क, उसी का ये वर्जन है तिरहुत, तुर्कों का स्वामी, ठीक है। गांगे देव ने प्रयाग में वटवृक्ष तले रहते हुए प्राणोत्सर्ग किया, प्राण त्यागे। पूर्वजों की भांति गांगेदेव शैव मतानुयायी था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण, 1040 से 1070 ईस्वी के बीच में। कलचुरी राजवंश का सबसे महान शासक जो है तथा तात्कालिक विख्यात या प्रख्यात सेनापति था। कौन? कर्णदेव या लक्ष्मी कर्ण, ठीक है। बनारस तथा इलाहाबाद उसके राज्य के भाग थे एवं कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल में, देखिए गौड़ आया है, भी उसके आधिपत्य में था। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो कुछ क्षेत्र था वो गौड़ वहाँ पे रहते थे, ठीक है। और बेसिकली सैन और पाल वंश जो है वहाँ का था। तो उसने जो है कलिंग विजय के उपलक्ष्य में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कलिंग जो है वो उड़ीसा तो बोला जाता है, तो कलिंग का अधिपति, ठीक है। तो कर्णदेव ने हूण राजकुमारी आवल्य देवी से विवाह किया। कर्णदेव ने दक्षिण में कांजीवरम पर भी सफल आक्रमण किया। कांजीवरम, कांची किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी थी? पल्लवों की। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहनों के। तो ये याद रखिएगा, बेसिक पॉइंट्स हैं। तो कांची के पल्लव, ठीक है ना, तो उसकी जो आक्रमण किया था, उसने गुजरात के चौलुक के साथ नरेश, मैं चौलुक इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है जो साउथ का जो चालुक्य वंश था उससे कंफ्यूज ना हो। तो उसके नरेश भीम के साथ मिलकर मालवा के भोज परमार पर को पराजित किया था। अपने उत्कर्ष काल में कर्ण ने देववर्मन चंदेल को परास्त करके चंदेल राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया, किंतु शासन के अंतिम समय में कीर्तिवर्मन चंदेल द्वारा पराजित किए जाने से कर्णदेव की शक्ति क्षीण हो गई। शैव मतानुयायी कर्णदेव ने बनारस में कर्णमेरु नामक शिव मंदिर बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रयाग तथा काशी में दान वितरण करने वाले कर्णदेव ने सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को भी सुविधाएं प्रदान की थी। एक कलचुरी शाखा ने 11वीं सदी के आरंभ में बिलासपुर जिले छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। छोटे छोटे कलचुरी राजा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 9वीं से 12वीं शताब्दी तक राज्य करते रहे। अब देखिए कलचुरी कहाँ थे, ठीक है, और कहाँ से कहाँ आ गए। मध्य प्रदेश से चलते हुए ये कुशीनगर तक पहुँच गए, यानी गोरखपुर का जो मंडल है, गोरखपुर मंडल है उत्तर प्रदेश का, उसके अधीन आता है कसेया या कुशीनगर। और कुशीनगर एक इम्पोर्टेंट बौद्ध स्थल है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्यागे थे और यहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है, इनको प्राप्त हुआ था बुद्ध जी को। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलचुरी वंश का अंतिम राजा विजय सिंह को चंदेल नरेश त्रैलोक्य वर्मन ने पराजित करके त्रिपुरी को चंदेल राज्य में मिला लिया, ठीक है। कलचुरी त्रैकुटक संवत प्रयोग करते थे। तो अब हमने बेसिकली इस वीडियो लेक्चर में ये कलचुरी वंश के बारे में पढ़ा, चंदेल वंश के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, और गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो इनको आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखिए, ये बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतना बेसिकली ये डीप जो नॉलेज है ये यूपीपीसीएस के लिए ज़्यादा है। कुछ पॉइंट जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे तो देखा जाता है कि अब कोई भी एग्ज़ाम जो हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे उससे नीचे का यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, चाहे पीटी हो, चाहे यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट अन्य स्टेट का भी पीसीएस हो एग्ज़ाम,
या यूपीएससी को छोड़ करके, तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। और ये वो क्वेश्चन कहे जाते हैं जिनको जो है छोड़ के जो है स्टूडेंट आ जाता है। तो इन क्वेश्चनों को भी रिवाइज करना चाहिए। और बेसिकली जो यूपी पीसीएस के ओल्ड पेपर्स हैं उन्हीं से ही परीक्षाओं में सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। कंपटीशन बहुत टफ है, ये आप लोग भी जानते हैं। इस टफ कंपटीशन में आपको जितना अधिक से अधिक नॉलेज जिस सब्जेक्ट की मिल सके ले लीजिए। अच्छी बुक्स फॉलो करिए, वीडियो नोट्स फॉलो करिए। और मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि जीएस तैयारी चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि आप लोगों की पूरी तैयारी जीएस तैयारी चैनल जो है ये कराएगा। ठीक है, जीएस के अलावा और भी। तो अभी तो फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट चल रहा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट के बारे में अदर सब्जेक्ट भी आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री के अलावा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का जो मैंने कहा था तो वो मैं रिसेंटली स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में डेली वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा फिर से निवेदन है, बाकी सभी स्टूडेंट्स थे जो भी ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने अभी मेरा वीडियो लेक्चर्स देखा है और जिनको लगता है कि ये वीडियो लेक्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसे कई वीडियो लेक्चर्स जीएस तैयारी चैनल पर आते रहेंगे। तो मेरा निवेदन है, और ये आप लोगों के लिए भी अच्छा है, कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जो भी अच्छा पॉइंट्स लगे उसको लेकर के मेरा उत्साहवर्धन करें। जो भी आप लोगों को कमी लगे उसमें भी आप कमेंट में लिखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और मेरी भी जो मनोशक्ति है उसमें विकास होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में